तेरे अकेले ले जाने का सोच के बहुत डर लगता है बेटा। नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगी अम्मा? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं। नहीं माँ। बेटा मैं भी सारी जिंदगी सहारा ढूंढती रही बेटे, कोई सहारा न मिला। लेकिन तुमसे एक वादा कर बेटी। कैसा बताओ? बेटा अगर तुझे कभी मौका मिले तो तू बेटा बेसहारा औरतों की मदद जरूर करना। हाँ माँ, मैं तो खुद। बेटा मुझसे वादा कर बेटा, वादा कर। मैं वादा करती हूँ। वादा कर बेटा। अम्मा, मैं वादा करती हूँ। अम्मा। भाई साहब एक मिनट, ये मुझे जरा पता बता देंगे कहाँ होगा? ये सामने? शुक्रिया। जी सर, वो काफ़ी देर बाद मुझे एड्रेस मिला सर। आखिरी लेटर है क्या? अर्जेंट है वो। जी जी जी, मैं बस अभी डिलीवर करके पहुंचता हूँ जी। मैं जी कोरियर सर्विस से आया हूँ, लेटर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके लिए लेटर, यहाँ साइन कर दीजिए। शुक्रिया। अम्मा मुझे नौकरी मिल गई। मुझे नौकरी मिल गई अम्मा। मैंने इंटरव्यू दिया था ना, हाशिम साहब ने मुझे 21 उम्मीदवार में से मुंतखब किया
मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। मैं आपको सारी कहानी बता चुकी हूँ। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मुझे मुंतखब किया। मैं इसे महज एक इत्तेफाक समझता हूँ कि मैंने अपनी सेक्रेटरी के लिए एक ऐसी लड़की को मुंतखब किया है जिसे वाकई इस जॉब की ज़रूरत है, और ये मेरी खुशनसीबी नहीं, मेरी परख है कि तुम मुझे मिल गई हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी।
समझ जाओगी। जी मैंने तुम्हें देखते ही ये समझ गया था कि तुम ही वो लड़की हो जो मुझे संभाल सकती है। सेठ हाशिम खलील जो इतनी बड़ी जायदाद, कारोबार, कारखाने और दौलत का मालिक है, इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं मैं। 10 साल पहले सब लोग एक्सीडेंट में मार गए और इत्तेफाक से मैं बच गया। खैर, मैं बच तो गया, लेकिन दूसरी शादी करने के काबिल नहीं रहा। महज इत्तेफाक है। जी मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के। मुझे कोई अफसोस नहीं है, इसलिए कि मैं जिंदा हूं। बैठिए। डॉक्टरों का कहना है कि चले छोड़े, मेरा माजी बहुत तवील है। पहले ही दिन इतना सारा बोझ तुम्हारे ऊपर डालना नहीं चाहता। बहरहाल तुम ये सोचो कि तुम सही जगह पर आ गई हो। अब अपने माजी को बुलाकर अपने शानदार मुस्तकबिल की तरफ देखो। जी सर, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा दफ्तर और कमरा दिखाऊं। दफ्तर, कमरा? हाँ, मैंने ऊपर वाले पोर्शन में तुम्हारे लिए एक कमरा ठीक करा लिया है। जब तक चाहो रहो। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपने घर में। नो 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 नो, सेठ हाशिम खलील की सेक्रेटरी उस मामूली से इलाके में उस घर में रहेगी? नेवर। और फिर वहां तुम्हारा है भी कौन? और अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी मां मरते वक्त तुम्हें कह के गई थी कि वो भी सहारा तलाश करती रही है सारी जिंदगी। इसका मतलब यही हुआ कि वो उसे घर नहीं समझती।
और कुछ सर? नहीं, फायज़ा बीबी को बुलाओ। जी सर, आपने मुझे बुलाया। हाँ, बैठो। इतने सालों से अकेला ही नाश्ता करता हूँ, आज तुम भी मेरे साथ शरीक हो जाओ। लेकिन सर, इस तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो इन सब बातों को, लेकिन इसको ऑर्डर नहीं समझना। एक तन्हा इंसान की दरख्वास्त समझ के। नहीं सर, ऐसा ना कहें। अच्छा, फिर यूँ करते हैं कि तुम मुझे अपना एक अच्छा सा दोस्त समझ लो। असल में मैंने कभी किसी मर्द से भी दोस्ती नहीं की। अच्छा चलो, बैठ तो जाओ, बैठो। शुक्रिया सर। मैं मर्द कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ। सर, वो मुझे कुछ फाइलें और कागज़ लेने थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। अगर आप इजाज़त दें तो। देखो, मुझसे इजाज़त मत मांगा करो, जहाँ जाना हो ड्राइवर से कह के चली जाया करो। अच्छा चलो, कुछ खाओ ना, चल जूस पी लो। हाँ, तुमने बताया था कि तुमने अपनी माँ के साथ कोई वादा किया था। जी सर, मुझे अपना वादा याद है। तो फिर क्या सोचा? सर, मुझे एक बात बहुत तंग करती है। क्या? औरत का अपना घर क्यों नहीं होता? पहले माँ बाप के घर, फिर खावंद के घर, और फिर औलाद के घर, और इसी तरह सारी जिंदगी। कभी उसका अपना घर नहीं होता। मैंने इतनी अच्छी बात कभी किसी लड़की से नहीं सुनी। आप मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। और मेरा ख्याल है कि औरतों का असल मसला यही है, बल्कि तुमने मेरी एक बहुत पुरानी उलझन हल कर दी। वो कैसे सर? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ उस वादे को पूरा करने में जो तुमने अपनी माँ के साथ किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर? अब समझ में आ गया। मैं यूँ करता हूँ कि तुम्हारे नाम पर कोई एक अच्छा सा फ्लैट बुक करा लेता हूँ। एडवांस और किस्तों की रकम तुम्हारी तनख्वाह से जाएगी। लेकिन सर, मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम्हारा काम देखते हुए मैंने कल से तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दी है, और किसी कागज़ पर लिखा भी है। अभी नाश्ता करके तुम्हें ढूंढ के देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।
वाह, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मेरा तो ख्याल था कि आप मुझे भूल चुकी हो। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त में मेरे पास थे। मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लाए थे। माशाल्लाह, ये गाड़ी, ये ड्राइवर, सब क्या है भाई? आजकल आप कहाँ रह रही हैं? मुझे यकीन था कि आप मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे। मैं समझती हूँ कि ये सब आपकी वजह से, जिस रोज़ आप मेरे घर आए। मैं बाद में आपके घर भी गया था, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। क्या वाकई आप मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? जी हाँ। आपको यूँ मैंने इस तरह अचानक रोका, आपसे बात की, आपको बुरा तो नहीं? नहीं, इट्स ओके। अगर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही करती। I mean, मैंने भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैं तो आपके ऑफिस आने वाली थी। सच? जी, सच। यकीन जानिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपसे मेरी इस तरह मुलाकात हुई। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ चाय या ठंडा। क्यों नहीं, चले प्लीज। शुक्रिया। आई जी, मैं आपकी गाड़ी। आप? आओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करने आया हूँ। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। जी कहिए। मैंने तुम्हें ये तो बताया था कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। जी हाँ, आपने मुझे पहले भी बताया है। लेकिन एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, वो ये कि डॉक्टरों का कहना है कि
मैं बहुत थोड़े दिनों तक जीऊँगा। क्या? मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि मेरा कोई वारिस नहीं है और मेरे मरने के बाद मेरी ये सारी जायदाद, कारोबार, रुपया, पैसा, ये सब फैमिली ट्रस्ट को चला जाएगा। ये तो बहुत दुख की बात है। मैं तुम्हें ये बता चुका हूँ कि मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना वारिस पैदा करने का तरीका सोच लिया है। जी, तो फिर कैसे? मेरी वारिस तुम हो। जी, वो मैं समझी नहीं कि आप मुझे ये सब। हाँ, मेरी वारिस तुम ही होगी कानूनी तौर पर। जी, क्या क्या कहा आपने? मैं तुम्हारा खामंद बनकर तो नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त बनकर रह सकता हूँ। और फिर मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मैंने अपनी वसीयत का मजमून भी लिख लिया है कि मेरे बाद मेरी बीवी यानी होने वाली बीवी मेरी वारिस होगी। इस तरह तुम अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर सकोगी। इतने सारे रुपए पैसे बेसहारा औरतों के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ भी कायम कर सकती हो। और उसके बाद जिसके साथ तुम्हारा जी चाहे तुम शादी कर लो। फायजा तुम आओ आओ। फायजा तुम एक मिनट रुको, मैं बस अभी
भाई साहब, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। अभी से मुझ पर यकीन नहीं है, बाद में क्या करोगी? तो तुम यकीन दिलाने की कोशिश करो ना। तुम्हारे घर तक तो आ ही गई हूँ, और क्या करूँ? सच में फायजा, तुम्हारे आने से मेरा घर रोशन हो गया। हर तरफ खुशी के फूल खिल उठे। तुम्हारे हुस्न की महक मेरे दिलो दिमाग में बस गई। आप शायरी भी करते हैं? ये तो अभी इब्तिदा है। तुम बैठो। फायजा, तुमसे इश्क में मुब्तला होके मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे सफर पर चल निकला हूं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और तुमसे मिलने के बाद मुझे हर सुबह सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ साथ हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सरगोशियाँ मेरे चारों तरफ गूंजती हैं, जैसे तुम मुझे पुकार रहे हो। कभी कभी तो मैं पलट कर देखती हूँ और तुम्हें ढूंढती हूँ। फायजा, मेरा दिल चाहता है कि वक्त यहीं थम जाए और तुम हमेशा मेरे पास रहो, इतने ही करीब। इसी घर में रखोगे क्या? फायजा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत घर खरीद के दूं। लेकिन इतनी सारी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आएगी, है ना? फायजा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरे पास कोई दौलत नहीं है। नहीं जमाल, तुम्हारे पास तो प्यार की दौलत है, सच्चाई है। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। फायदा, तुमसे मिलने के बाद मैं अपने अंदर एक नई कुव्वत, एक नया जज्बा महसूस करने लगा। फायदा, मेरा दिल चाहता है कि मैं खूब मेहनत करूं, खूब तरक्की करूं और तुम्हें वो सारी खुशियां दे सकूं जो तुम्हारा हक है। तो फिर ये छोटी सी नौकरी क्यों करते हो? छोटी सी नौकरी? तो एमए की है मैंने, एमबीए भी किया। बस यही एक छोटी सी नौकरी मिली थी जो मैंने सब्र शुक्र करके कर ली। मुझे तुम पर पूरा एतबार है। फैसा, तुम्हारा यही एतबार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक वादा करोगे? कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। तुम कौन सी मुश्किल की बात कर रही हो फैजा? वादा करो ना। मैं वादा करता हूँ फैजा। ऐसे नहीं, लिख के दो।
लिख कर भी दे दूंगा। लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। जी हाशिम साहब, अब आपका वसीयतनामा कानूनी एतबार से बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। इसके मुताबिक अब आपकी तमाम जायदाद और असासों की वाहिद वारिस आपकी बेगम मिसेस फ़ायज़ा हाशिम होंगी। ठीक है वकील साहब, आप तो जानते हैं कि मैंने ये शादी जो की है इस वजह से की है कि ये मेरी कानूनी वारिस बन जाएं। जी जानता हूँ। और ये कागजी शादी है, वरना हूँ तो अभी भी मैं इनका दोस्त। ये लीजिए, आप दोनों के निकाहनामे के लिए इसकी कॉपियाँ, इनको हिफाजत से रख लीजिएगा। आपको वसीयतनामे की कॉपियाँ भी मिल जाएंगी। शुक्रिया वकील साहब, आपने कागजात में वसीयत का जिक्र भी कर दिया। हाँ जी मैडम, हाशिम साहब का असल मकसद ही यही था। ये लीजिए, हाशिम साहब के कहने के मुताबिक ये आपके माहाना अखराजात की डॉक्यूमेंट है। अब रकम आपके अकाउंट में खुद ब खुद मुंतकिल होती रहा करेगी। मैं हर काम बाकायदे तौर पर करता हूँ, कौन जाने कब कहाँ ज़िंदगी का साथ छूट जाए। प्लीज़ ऐसा ना करें। चलो नहीं कहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फ्लैट की किस्तें बाकायदगी से अदा होती रहें, इसीलिए ये इंतज़ाम करना ज़रूरी है। ठीक है। अब आप दोनों को शादी की खुशियाँ मुबारक हो, और बेगम साहबा ख़ास तौर से आपको। शुक्रिया। अगरचे इन्हें अच्छा नहीं लगता वकील साहब, लेकिन अगर मैं अचानक इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा सब कुछ फ़ायज़ा बेगम को आसानी से दिलवाने में आप इनकी पूरी पूरी मदद करेंगे। हाशिम साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसे बुरी घड़ी आ गई तो मैं अपने फ़र्ज़ को बाखूबी समझता हूँ। आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, अब इजाज़त दीजिए। जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, खुश? एक मरहला तो तय हुआ। फ़ायज़ा, अब तुम मेरी बात मान ही लो। कौन सी बात सर? एक तो तुम मुझे ये सर कहना छोड़ दो, और दूसरा ये कि कल मार्केट जाकर बहुत सारी चीज़ें ख़रीद कर लाओ। आखिर दुनिया की नज़र में तो तुम मेरी बीवी हो ना। और फिर तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान लड़की हो। ये तुम्हारा हक है कि आसाइश की सब चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद हों, कपड़े हों, जेवर हों। जी, मैं ख़रीद लूँगी, लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा तो तब पहन लूँगी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ, सो जाओ। शब बख़ैर।
मुबारक हो माँ, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई और ढेर सारी दौलत भी। इतनी दौलत कि मैं तुम्हारा वादा पूरा कर सकूं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। काश तुम जिंदा होती ना, काश तुम जिंदा होती और देखती कि कितनी जल्दी तुम्हारी बेटी को कितनी सारी खुशियां मिल गई। मेरा हौसला टूट जाता है माँ। कभी कभी मैं हिम्मत हार जाती हूँ तो तुम मुझे बहुत याद आती हो। तुम मुझे बहुत याद आती। जमाल, मेरा दिल चाहता है कि तुम दुनिया की नज़रों से छुपाकर मुझे अपनी बाहों में कैद कर। हाँ भाई, मेरा दिल भी यही चाहता है। मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ हाँ, शादी। क्यों? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। वो मेरा मतलब है इतनी जल्दी? उफ, तौबा है फायजा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि तुम इनकार करने वाली। नहीं नहीं जमाल, तुम तो मेरे दिल में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हो। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतजार? किस बात का? वो बात क्या है कि मैंने एक फ्लैट बुक कराया है और मेरी तनख्वाह से उसकी किस्तें जाती रहेंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन तुम इंतजार किस बात का करना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि फ्लैट मुकम्मल हो जाए, मैं अपनी किस्तें अदा कर दूँ, तो हम शादी के बाद वहीं रहेंगे, है ना? हाँ फायजा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने भी फारिग वक्त में दूसरा काम शुरू कर दिया और उसकी आमदनी बचा रहे हैं ताकि हम जिंदगी की वो सारी खुशियाँ हासिल कर सकें।
बस तो फिर ठीक है, हम दोनों के मकसद हमारे सामने हैं और जब ये पूरे हो जाएंगे तभी हम शादी करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें कितना अर्सा लगेगा? 1 साल या उससे भी कम। ओह, तो तुम यहाँ बैठी हो? लगता है बहुत थक गई हो। जी हाँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ। मेरे पास कोई अच्छी खबर तो नहीं है सुनाने के लिए, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि तुमने अपना मुस्तकबिल का जीवन साथी ढूंढ लिया है। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं खैर छुपाना भी नहीं चाहता, लेकिन आज मैंने तुम्हें एक नौजवान के साथ देखा। तो आपने देख लिया? इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपना जीवन साथी तलाश कर लो, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ चंद महीने रह गई। क्या मतलब? पहले तुम बताओ कि यही तुम्हारा मुस्तकबिल का जीवन साथी होगा? जी हाँ, जमाल मेरा प्यार है। अच्छी बात है। अब सुनो, मैंने चेकअप करवाया है और मैं तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ चंद महीनों का मेहमान हूं। फिर ये दुनिया है और तुम। मेरी समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी हैं और मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। हो सकता है कभी मांग लो, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस नौजवान से मिलने में ज़रा एहतियात बरतो, ताकि बाद में दुनिया ये ना कहे कि बेगम फ़ायज़ा हाशिम तो किसी के इश्क में मुबतला होकर अपने बीमार और बूढ़े मियाँ की मौत का इंतज़ार कर रही थी। मैं जा रहा हूँ, ज़रा देर से आऊँगा। सब कौन? कौन आया भाई?
जी फरमाइए। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता आपको मुझसे कोई जरूरी काम? हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी काम है। मेरा ख्याल है ये जगह मेरे बैठने के लिए मुनासिब नहीं है। अगर तुम समझो तो थोड़ी देर के लिए बाहर मेरे साथ चलो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। आपको जो कुछ भी कहना आप यही कहें। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि फायजा तुम्हारे लिए नहीं है, उसे छोड़ो। आप हैं कौन ये कहने वाले? आप कहीं सेठ हाशिम खलील तो नहीं? सही पहचान, एक जमाना जानता है हमें। देखिए हाशिम साहब, मैं आपको पहचान नहीं सका। अपनी इस लाइनी पर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे ज़ाती मामला पे क्यों बोल रहे हैं? माना कि फायजा आपके यहाँ मुलाजमत करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि लगता है बहुत सारी बातों से लायल हो। फायजा ने तुम्हें बहुत सी बातों से अंधेरे में रखा। जी क्या बात? तो क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानते हो? और उस पर तुम फायजा की मोहब्बत का दावा भी करते हो? काम की बात कीजिए हाशिम साहब। मुझे तुम्हारी बेखबरी और बेबसी पर बहुत अफसोस है। लगता है फायजा मुझसे खेल रही है। देखिए हाशिम साहब, आप हद से बढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम बढ़ रहे हो, बल्कि बहुत आगे जा चुके हो। जिस लड़की को तुम अपनी मोहब्बत, अपना प्यार और अपना मुस्तकबिल समझ रहे हो, वो फायजा, बेगम फायजा हाशिम है, मेरी कानूनी और जायज बीवी। आइंदा मैं तुम्हें उसके साथ ना देखूं, समझे? जमाल, मैं तुम्हें सारी कहानी बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी मेरा साथ दोगी। तुमने मुझसे प्यार का दावा किया और मुझसे सब कुछ छुपाए रखा, और तुम अब भी ये समझती हो? जमाल प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। हाशिम खलील मेरे लिए एक मेहरबान बुजुर्ग के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं अब भी अपने कमरे में अकेली सोती हूँ जैसे पहले। ये शादी महज एक समझौता है। मैं उसके लिए एक बाइज्जत मुलाजमा के सिवा। वही सेठ हाशिम जो तुम्हारे लिए बड़ा मेहरबान है, यहाँ आकर मेरे मुंह पर सारा सच मारकर चला गया। मैं भी ये नहीं समझ सकी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, जबकि मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। खैर, मैं उन्हें फिर समझाऊंगी। बहरहाल फायजा, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। मेरी नजर में तुम एक शादीशुदा औरत हो और कानूनी तौर पर तुम किसी और के साथ जुड़ी हुई हो। लेकिन जमाल, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम करना चाहती हूँ। सेठ हाशिम की दौलत बेसहारा औरतों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इस मामले का मेरे और तुम्हारे ताल्लुक से कोई वास्ता नहीं है फायजा। अच्छा, तुम मुझे माफ नहीं करोगे?
ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे सारे झूठ माफ कर देता हूं। ये सब जानते हुए कि तुमने मेरे साथ क्या किया और तुमने मुझसे सब कुछ छुपाए रखा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझसे प्यार करना कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन फायजा, एक बात तो मेरी अच्छी तरह समझ लो। तुमने जिस मकसद के लिए भी सेठ हाशिम से शादी की और कितनी अरसे तुम्हें इसकी बीवी बन के रहना पड़ेगा, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मगर इस सारे वक्त में मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। और अब तुम उसी वक्त मेरे पास आना जब तुम कानूनी और हर एतबार से अकेली हो जाओ। लेकिन जमात की चली जाओ यहाँ से। फूल कितने खुशनसीब हैं कि तुम्हारे हाथों से गिरकर तुम्हारे पाँव में बिखर रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या क़यामत गुजर रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई इंतहाई बुलंदी से नीचे गिरी हूँ और गिरती चली जा रही हूँ। परेशान होने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता कि मैं जमाल के घर क्यों गया। आप कितनी ही बड़ी दलील दे दें, लेकिन इससे ये हकीकत बदल नहीं सकती कि जमाल मुझसे रूठ गया या मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं उसकी नजरों में गिर गई हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा। हाँ, ये मुझे मालूम नहीं है कि तुमने अपनी मरती हुई माँ के साथ जो वादा किया था
वो महज अल्फाज थे, खोखले अल्फाज। मैं नहीं जानती कि खोखले अल्फाज क्या होते हैं। वो जो मैंने आपसे कहे थे या वो जो आपने मुझसे कहे थे? मुझे सिर्फ मेरी एक बात का जवाब, क्या तुम वाकई बेसहारा औरतों की मदद? मैं किसी की क्या मदद करूंगी? मैं तो खुद एक बेसहारा लड़की हूँ। मेरे जमाल ने मुझसे मुंह फेर लिया। मेरे नजदीक और किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। तुम जज्बात में आकर हकीकत को नहीं देख पा रहे। मैं तुम्हारी कैफियत को समझता हूं। लेकिन बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैंने ठीक किया और मैंने उसे तुमसे इसलिए मिलने से मना किया, गलत या सही, मैं भी नहीं चाहता था कि वो तुमसे मिले और तुम मेरे मरने तक उससे मिले। हकीकत बहरहाल कुछ भी हो, आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ, अंडरस्टैंड?
आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। खैरियत? बहुत संजीदा लग रही हो। कहाँ गई थी? मैं इस वक्त रस्मी गुफ्तगू करने के मूड में नहीं हूँ। बेहतर यही होगा कि हम असल मामले पर बहस करें। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा उतरा नहीं। मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। मैंने सारे मामले को बहुत संजीदगी से सोचा है। बहुत अच्छी बात। और मुझे यकीन है कि तुम हकीकत को पहचान गई होंगी। अच्छी तरह जान गई। बहुत गलत फैसला किया था मैंने। मैं जानता था कि तुम इसी नतीजे पर पहुंचोगी। और अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा। बहुत एहसान किया आपने मुझ पर। मुझे मुलाजमत दी, अपने घर में रखा, मेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मुझसे शादी की आपने। और अपने दिल का राज बताया कि आप चंद दिनों के लिए जिंदा हैं बस। और ये भी कि आपके बाद मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेठ हाशिम साहब। शुक्रिया आपका इस एहसान करने का। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने सारी जिंदगी यही करना चाहा और अपनी मर्जी से। एक एहसान मुझ पे और कर दे, बस एक एहसान। क्या एहसान? क्या चाहती हो? मुझे तलाक दे दे। क्या? तुमने वही कहा जो मैंने सुना? हाँ हाँ, मैंने यही कहा है कि मुझे तलाक दे दे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया ना। दूर जाना चाहती हो मुझसे? मैं आपकी मेहरबानियों का बोझ मजीद नहीं उठाना चाहती। मुझे इतनी छोटी छोटी खुशियों की जरूरत है। मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। मुझे आजाद कर दे प्लीज। प्लीज मुझे आजाद कर दे। ये मैंने क्या कर दिया है? तुम क्या कह रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। कोई फायदा नहीं है इन सब बातों का, कोई फायदा नहीं। मेरे लिए आपकी दौलत, आपकी जायदाद और इस विरासत की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपने जमाल के पास जाना चाहती हूँ। उसके छोटे से घर में उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत जायदाद, मुझे नहीं चाहिए। रख लें आप सब अपने पास। तुम एक मरते हुए इंसान की खुशियां और उसके ख्वाब नहीं छीन सकती। मैं इस ख्वाहिश के साथ मरना चाहता हूं कि कम से कम एक जिंदगी में एक इंसान को मैंने उसकी मंजिल तक पहुंचा। सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा, ताकि तुम मेरी बेवा की हैसियत से एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। और जो कुछ तुम करना चाहती हो वही करो। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। तुम क्या समझती हो मैं अपने आप को मार नहीं सकता? नहीं हाशिम साहब, नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करें। प्लीज ऐसा नहीं करें, प्लीज।
देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को खत्म ना करूं, तो आइंदा मुझसे तलाक मत मांगना। ठीक कहती थी माँ। औरत का कोई सहारा नहीं होता। मुझे भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैंने भी तुम्हारी तरह बड़े धोखे खाए। ने मुझे कैद करके रख लिया। मैं तन्हा रह गई हूँ माँ। मैं तन्हा रह गई। मैं तेज चलना चाहती थी, लेकिन अपने पैरों से उड़ने वाली धूल में गुम हो गई हूँ मैं। मंजिल और रास्ता खो गया है। जमाल तो मुझे भूल गया होगा। कई दिनों से उसे नहीं देखा। अब क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे पास तो मैं थी, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मैं अकेली रह गई हूँ। भाई अपना तो वक्त आ पहुंचा। क्या मतलब? तुम्हें न मेरे जीने की गर्ज थी, न मरने से मतलब। ये आप क्या कह रहे हैं? शायद तुम्हें याद हो कि मेरे जीने के दिन एक एक होकर कम हो रहे थे। आज मेरा आखिरी दिन है। मैं भी चलूं आपके साथ हॉस्पिटल? खैर, एक तो अच्छी बात है कि परवाने को जलकर खाक होने से पहले ये तो पता चल गया कि शमा को भी उसकी कुछ ना कुछ परवाह है। प्लीज पहेलियां ना बुझवाएं, सीधी सीधी बात बताएं। हाँ, अब तो बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो सुने बेगम फायजा हाशिम, मैं यानी हाशिम खलील 66 साल पहले दिन से तुम्हारे इश्क में उतरा हूँ और मरने के बाद भी रहूंगा, लेकिन ये मैं कह नहीं सका। बुज़दिल, बस एक तमन्ना थी कि तुम्हारे होंठों
इधर मेरी जिंदगी की डोर का सिरा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। डॉक्टरों ने मुझे आज हॉस्पिटलाइज होने को कहा है और उनका ख्याल है कि मैं शायद घर वापस ना आ सकूं। फायजा बेगम, तुम बेवा होने वाली हो, कुंवारी बेवा, मालदार कुंवारी बेवा। अब ये दुनिया है, उसकी खुशियां हैं और तुम, हम तो चले। और हाँ, अगर हो सके तो मेरी कब्र पर भी दो आंसू बहा लेना। अगर तुम्हें किसी मरते हुए इंसान की जरा भी परवाह है तो हॉस्पिटल मत आना। खुदा हाफिज। क्या बात है, इतनी देर से क्यों आई? बीबी जी के पास दूध लेके गई थी, पीने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, फिर? और रोई जा रही थी। अच्छा, बोल बोल। शराफत, एक बात तो बता, हाँ, साहब घर आएंगे भी या नहीं? अल्लाह जानता है इस घर का क्या होगा। वकील साहब आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास कुछ ज़रूरी इत्तलात हैं आपके लिए और कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन कराने थे। मैं बहुत थक गई हूँ वकील साहब। मैडम, मेरा ख्याल है कि आप वो सब कुछ जानना चाहेंगी जो कि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। कोई ख़ास बात है क्या? जी हाँ, एक नहीं कई ख़ास बातें। तो फिर कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं वाक़यात को तरतीब से शुरू करता हूँ। मैं सुन रही। सेठ हाशिम खलील जिस बीमारी को अपनी जानलेवा कहते थे, उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं। क्या मतलब? डॉक्टर्स का ख्याल है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तब्दील हो गई थी या तब्दील कर दी गई थी। फ़िलहाल कुछ मालूम नहीं हो सका। सिर्फ इतना पता चला है कि सेठ हाशिम खलील जिस बीमारी को जानलेवा कहते थे, उन्हें इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी। और ना ही उन्हें किसी डॉक्टर ने यह कहा था कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। तो वो कहाँ है? दूसरी इत्तला इंतहाई अफसोसनाक। आज सुबह जब सेठ हाशिम अस्पताल से अपना चेकअप करा के वापस आ रहे थे तो रास्ते में कार एक्सीडेंट के हादसे में वो शदीद जख्मी हुए और उनका मौके पर ही इंतकाल हो गया। लिहाजा उनकी तमाम तर जायदाद, बिजनेस और असासों के अब आप वाहिद मालिक हैं। मैंने कागजात तैयार कर लिए हैं, आप इन पर दस्तखत कर दीजिए। जी। एक मिनट वकील साहब, प्लीज। मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। मुझे आप 2 घंटे दे सकते हैं? सिर्फ 2 घंटे। ठीक है जी, मैं 2 घंटे के बाद हाजिर हो जाऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
क्यों आई हूँ यहाँ? अब मैं अकेली हो गई हूँ, बेवा हो गई हूँ मैं। हो, अच्छा है। तो अब तुम एक मालदार बेवा हो, यानी शहर की चंद अमीर कबीर औरतों में से एक। जी बेगम साहबा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो क्या तुम अब भी मुझे कबूल नहीं करोगे? मुझे अफसोस है बेगम साहबा, आप अपनी दौलत से मुझे खरीद नहीं सकती। ये तो क्या कह रहे हो जमाल? फायजा, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी को कभी समझ नहीं पाओगी। जिंदगी खरीदो फरोख्त का नाम नहीं है। तुमने एक मरते हुए अमीर शख्स से शादी की सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए। लेकिन मैं तो तुम तो एक नेक काम करना चाहती थी। सारा इल्जाम तुम उस नेक काम को मत दो। तुम खुद दौलत चाहती थी। दौलत कौन नहीं? सब चाहते हैं, लेकिन अपनी कमाई से, अपनी कुव्वत से। जमाल, अब तुम खामखा। देखो फायजा, मैं सेठ हाशिम खलील की छोड़ी हुई दौलत पे जिंदा नहीं रहना चाहता। तुम मेरी मदद नहीं करोगे मेरे मकसद में? मकसद? तुम्हारा मकसद बहुत बड़ा है फायजा। तुम इतनी सारी दौलत से बहुत सी बेसहारा औरतों के लिए बहुत से सहारे बनाना चाहती हो। मैं एक मामूली आम सा आदमी तुम्हारे इतने बड़े काम का बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकता। I'm sorry। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। देखो फायजा, मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो। इंसान अपना सहारा खुद होता है। मर्द हो या औरत, जो भी दूसरों का सहारा तलाश करता है ना, सारी जिंदगी सायों के पीछे दौड़ता रहता है। मैं जिस फायजा को पहले दिन मिला था, अगर वो कहीं से वापस आ जाए तो मैं उसे जरूर अपना लूंगा। लेकिन इस मालदार बेवा यानी बेगम फायजा हाशिम का मुलाजिम नुमा खाविंद बनने को मैं हरगिज़ तैयार नहीं। जमाल, प्लीज। ठीक है। आज मैंने हकीकत को पा लिया है वकील साहब। मुझे सेठ हाशिम या उनकी दौलत की कभी ज़रूरत नहीं थी। मैं सहारे ढूंढती रही, हालांकि मैं तो खुद एक सहारा हूँ। वो तमाम बेसहारा औरतें जिनकी मदद करने के लिए मैंने अपनी माँ से वादा किया था, आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। इस सादे कागज पे मैंने दस्तखत कर दिए। सेठ हाशिम की सारी दौलत और जायदाद
उनके फैमिली ट्रस्ट के लिए है। आप प्लीज इसका इंतजाम कर दीजिएगा। ये घर उसी 3rd क्लास इलाके के एक छोटे से मकान में, जहां मेरी जमाल से मुलाकात हुई थी। आपको अगर किसी भी कागजी काम के लिए मेरी जरूरत महसूस हो तो वहां आके मुझसे मिल सकते हैं। जी बेहतर, अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपसे रब्ता करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। शराफत, जी बीबी जी। मैं जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर लेना। जी बीबी। सुनो,